Hey guys, welcome back to my channel Computer Science World. So in the last lecture of software engineering, that is lecture 4th, we have covered the software development life cycle. So our next topic is सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स और उसमें हम आज जो करने वाले हैं वो है सिर्फ वाटरफॉल मॉडल। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, कि आप क्या समझते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल से, क्या होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स। और इन दोनों का कंपैरिजन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि वाटरफॉल और स्पाइरल मॉडल, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या होते हैं वो अभी हम देख रहे हैं, और वाटरफॉल मॉडल भी हम इसी लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। बट जो स्पाइरल मॉडल है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करा दूंगी आपको, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, व्हाट इज software process model? A software process model can be defined as a simplified representation of a software process. Each model represents a process from a specific perspective. Basic software process model on which different type of software process model can be implemented. तो आई मीन्स आपको समझ नहीं आया होगा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल कैन बी डिफाइंड एज सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। मीन्स हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जोन जोन से मॉडल्स इंप्लीमेंट करते हैं, उसमें हम जोन जोन सी प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। कोई से मॉडल में हम कोई प्रोसेस पहले यूज करते हैं, ठीक है। स्पाइरल में हम कोई प्रोसेस बाद में यूज करते हैं, और उस प्रोसेस को हम किस वे में यूज करते हैं, सो दैट ऑल विल बी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, ठीक है। तो वो सब किस में आता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में आता है। हर एक मॉडल को की मीन्स अपना डिफरेंट डिफरेंट मीन्स पर्सपेक्टिव होते हैं कि उनको कौन कौन सी प्रोसेस से गुजरना है और कौन सी प्रोसेस कब आएगी, ठीक है। और कौन कौन सी प्रोसेस उसमें होंगी, ठीक है, और किस वे में वो होंगी, ठीक है। तो ये सब जब हम करते हैं दैट विल बी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, ठीक है। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। A software process model can be defined as a simplified representation of software process, ठीक है। प्रोसेस मॉडल क्या है, एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। मीन्स अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है, जो भी रिप्रेजेंटेशन होती है, जितनी भी हम सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस करते हैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, तो दैट विल बी आवर सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। और हर एक मॉडल, ईच मॉडल रिप्रेजेंट ए प्रोसेस। मीन्स हर एक मॉडल की अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं फ्रॉम ए स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव, ठीक है। बेसिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल कौन कौन से हैं जिनके ऊपर on which different type of software process models can be implemented, ठीक है, जिनके ऊपर हम different different models implemented हुए हैं, ठीक है। तो वो हमारे मॉडल्स कौन कौन से हैं, जो बेसिक मॉडल्स हैं जो हम यूज करते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो हमारे मॉडल हैं, वाटरफॉल मॉडल आता है, उसमें इवोल्यूशनरी मॉडल आता है, ठीक है, स्पाइरल मॉडल भी आ जाता है, प्रोटोटाइप। तो ये सारे हमारे बेसिक यूज्ड मॉडल हैं, ठीक है। बाकी सिलेबस में जो भी होंगे मैं उसी के अकॉर्डिंग कवर अप करवा दूंगी आप सबको, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है वाटरफॉल मॉडल, ओके। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट विल बी waterfall model. So what is waterfall model? In waterfall model, development activities are divided into various phases. The phases are organized in linear order, ठीक है। waterfall model में क्या है, सॉफ्टवेयर के डेवलप करने की जो एक्टिविटीज हैं, जो फेजेस हैं, मीन्स जो प्रोसेसेस हैं, उनको अलग अलग फेज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और ये फेजेस जो हैं उनको, उन सारे फेजेस को एक लीनियर, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज किया गया है, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल में क्या हो रहा है कि एक तो डेवलपमेंट की जो एक्टिविटी है उनको वेरियस फेजेस में डिवाइड किया गया है, और साथ में ही उनको लीनियर ऑर्डर में अरेंज किया गया है। देयरफॉर ईच फेज बिगिंस ओनली आफ्टर द प्रीवियस फेज हैज फिनिश्ड, ठीक है। तो इसीलिए इस मॉडल में क्या होता है, दूसरा फेज जब स्टार्ट होता है, जो पहले वाला, पिछले वाला खत्म हो चुका होता है, ठीक है। ईच फेज हैज वेल डिफाइंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। हर एक फेज की, हर एक एक्टिविटी की वेल डिफाइंड एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। द आउटपुट ऑफ वन फेज आर यूज्ड एज द इनपुट टू द नेक्स्ट फेज, ठीक है। जो एक फेज का आउटपुट है उसको हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, उसको हम नेक्स्ट का इनपुट यूज कर रहे हैं।
इसलिए इसी रीजन से दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। इसी रीजन से हम वाटरफॉल मॉडल को क्या बोलते हैं, हम लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी बोलते हैं। ओके, वेरियस फेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल आर परफॉर्म्ड वन आफ्टर द अदर। ठीक है, बहुत सारे फेजेस परफॉर्म होते हैं वाटरफॉल मॉडल में एक के बाद एक। एंड फॉल लाइक वाटर। ठीक है, इसमें जो फेजेस होते हैं वो कैसे फॉल हो रहे हैं, वाटर की तरह फॉल हो रहे हैं। इसके डायग्रामेटिकल अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो ठीक है, तो वाटर की तरह वो फॉल हो रहे हैं, स्काई से जैसे वाटर फॉल होते हैं तो इसके फेज भी वैसे ही फॉल हो रहे हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल बोलते हैं। ठीक है, वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल हैव फॉलोइंग फेजेस। ठीक है, तो एक के बाद एक फेज एक दूसरे के ऊपर फॉल हो रहा है, सो दैट विल बी आवर वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल। ओके, सो फर्स्ट फेज जो है इसमें वो है फिजिबिलिटी स्टडी, सेकंड है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, थर्ड है डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन, फोर्थ है कोडिंग एंड मॉड्यूल टेस्टिंग, फिफ्थ है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, सिक्स्थ है डिलीवरी एंड सेवंथ है मेंटेनेंस। ओके, तो ये 7 फेज इंक्लूड होते हैं हमारे वाटरफॉल मॉडल के अंदर। अब हम वन बाय वन इन फेजेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट फेज जो है वो है फिजिबिलिटी स्टडी। सो व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी? द फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट हैज एट लीस्ट फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडी में क्या क्या होता है, जैसे हमने एसडीएलसी में पढ़ा था, ए डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, मीन्स हमने क्या बनाना है, ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, यूजर को क्या चाहिए, तो उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए प्रॉब्लम की। हमारे पास एग्जैक्ट प्रॉब्लम होगी तभी तो हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे ना। तो वो एक डेफिनेशन होनी चाहिए किसकी, प्रॉब्लम की। ठीक है, फिर है नेक्स्ट डिटरमिनेशन ऑफ टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल वायबिलिटी। ठीक है, मीन्स उसको हम टेक्निकल और इकोनॉमिकल वे में भी देखते हैं। टेक्निकल मीन्स कितनी टाइमिंग लगेगी उसको डेवलप करने में, और इकोनॉमिकल मीन्स हम अपना एस्टिमेट लगा के यूजर को उस पर कितना खर्चा मीन्स कितनी वैल्यू होगी, कितना उससे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, कितना हमारे को यूजर से मांगना चाहिए। ठीक है, तो दैट विल बी अवर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस एंड देयर एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। हम कौन कौन से अल्टरनेटिव सॉल्यूशन उसमें यूज कर सकते हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, डी पार्ट क्या है, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, कॉस्ट एंड डिलीवरी डेट्स इन ईच प्रपोज्ड अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। जौन जौन से हम अल्टरनेटिव सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, किसकी कॉस्ट कितनी कम है, किसकी डिलीवरी जल्दी हो रही है, कौन टाइम कम कंज्यूम कर रहा है, तो इनके अकॉर्डिंग हम अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस यूज करते हैं ना अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो जो हमें फायदे में लगता है कि हाँ इसमें टाइम भी कम लग रहा है, कॉस्ट भी कम लग रही है, ठीक है, तो हम वही चूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये सब आता है किसमें, फिजिबिलिटी स्टडी में। ओके, आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल इन द फिजिबिलिटी स्टडी द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज कैरीड आउट। जब हम फिजिबिलिटी स्टडी कर चुके होते हैं कि हमें कौन सा सोल्यूशन अपनाना है, हमारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, जब हम ये जान चुके होते हैं उसके बाद हमारा कौन सा फेज आता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशंस। तो इसमें क्या होता है गाइस, द एक्टिविटीज ऑफ दिस फेज इज टू डिफाइन द is to identify the following requirements of the application to be developed। कौन कौन सी requirements हम इसमें देखते हैं, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फिर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, रिसोर्स रिक्वायरमेंट, क्वालिटी रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट से हमारा क्या मीनिंग है यहाँ पे कि यूजर को कौन कौन सी फंक्शनैलिटी चाहिए, उसको कौन कौन सी फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, फिर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स मींस सॉफ्टवेयर हमारा कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए यूजर की फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, कौन कौन से उसमें ऑपरेशंस होने चाहिए। ठीक है, फिर रिसोर्स रिक्वायरमेंट मींस हम उसमें कौन कौन से रिसोर्स यूज कर सकते हैं उसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, फिर क्वालिटी, इसकी क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए कि हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमारी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी है। ठीक है, फिर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट की मतलब हम ये वाला उसकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए
कौन कौन सी हमारे को चीजों की नीड होगी, ठीक है। परफॉर्मेंस को इनहेंस करने की रिक्वायरमेंट, फिर डॉक्यूमेंटेशन एबिलिटी की रिक्वायरमेंट, फिर रिलायबिलिटी, फिर मेंटेनेबिलिटी। तो इन सब की रिक्वायरमेंट्स जब हम कंसीडर करते हैं तो वो किसमें करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन में, ठीक है। दिस फेज प्रोड्यूसेस द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। SRS भी प्रोड्यूस करता है, जैसे हमने SDLC में भी पढ़ा था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ये फेज, ओके। तो सेम वे में वही फेज है, आप अपने अकॉर्डिंग में इनको डिफाइन कर सकते हैं, बट हर एक मॉडल के अलग अलग फेज है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। और कब कैसे वो यूज हो रहे हैं, किस वे में हो रहे हैं वो फेजेस, ठीक है। तो बस यही माइंड में रखना है, बाकी सब चीज आप खुद भी लिख सकते हो एक बार समझने के बाद, ठीक है। दिस फेज प्रोड्यूसेस अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। द SRS डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रिसाइज होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा डॉक्यूमेंट को क्या क्या कंटेन करना चाहिए, मस्ट कंटेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। मीन्स डिटेल स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, अच्छे से प्रॉब्लम को डिफाइन किया होना चाहिए, ठीक है। पॉसिबल अल्टरनेटिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, उसके अल्टरनेटिव सोल्यूशन कौन कौन से हैं वो होना चाहिए SRS में, ठीक है। फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है वो होना चाहिए, और फिर कंस्ट्रेंट कौन कौन से आ रहे हैं उस सिस्टम के ऊपर, कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं, तो वो सब उसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। फिर फॉर्मेट्स क्या है इनपुट आउटपुट का, ठीक है, तो ये भी हम कंसीडर करके चलते हैं। फिर है थर्ड हमारे पास डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन। डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन में क्या होता है गाइस, द गोल ऑफ द डिजाइन फेज इज टू ट्रांसफॉर्म द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन द SRS document into a structure that is suitable for the implementation in the software programming language, ठीक है। तो इस डिजाइन फेज का गोल क्या है, इज टू ट्रांसफॉर्म द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन द SRS डॉक्यूमेंट। जो रिक्वायरमेंट हमने स्पेसिफाई करी है SRS डॉक्यूमेंट में, into a structure, उसको एक स्ट्रक्चर ढांचा तैयार कर दें उसका एक, ठीक है, एक प्रोटोटाइप से तैयार कर दें उसका, ठीक है। दैट इज सुटेबल for the implementation in the software programming language. In this phase we divide the system in the modules. System को हम modules में divide कर देते हैं इस phase में, और हर एक module का well defined purpose होता है, ठीक है। और जो relationship होती है modules के अंदर वो भी maintain करके रखते हैं हम इसके अंदर, कि इन modules के अंदर क्या क्या relationship है और इनको combine करेंगे तो हमारा क्या बन रहा है, क्या काम आ रहा है, ठीक है। Hence the purpose of the design phase is to plan a solution of the problem specified by the requirement document, ठीक है। तो डिजाइन फेज का पर्पस ही क्या होता है कि एक सोल्यूशन को चूज करके उसको प्लान करना, ठीक है, ऑफ द प्रॉब्लम स्पेसिफाइड बाय रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। सो हमारी रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग। फिर आ जाती है हमारी कोडिंग एंड मॉड्यूल टेस्टिंग। कोडिंग में क्या होती है, प्रोग्रामिंग होती है इस फेज में हमारी, ठीक है। फिर उसको मॉड्यूल वाइज टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो द गोल ऑफ दिस फेज इज टू ट्रांसलेट द डिजाइन ऑफ द सिस्टम इनटू कोड। जो डिजाइन है सिस्टम का, ठीक है, उसको कोड में ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने एक एल्गोरिथम बना दिया, एक डिजाइन बना दिया, एक आर्किटेक्चर बना दिया था लास्ट फेज में, डिजाइन वाले फेज में, ठीक है। तो उसको अब किस में ट्रांसलेट किया जा रहा है, कोड में, सिस्टम के कोड में, जिस वे में वो समझ सकता है, इन अ गिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमें यूज करने के लिए बोला है, ठीक है, या फिर जो हमें सुटेबल लग रही है। तो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स डेवलप इन दिस फेज, मींस अलग अलग मॉड्यूल्स बना दिए जाते हैं इस फेज में, और फिर उन मॉड्यूल्स को टेस्ट किया जाता है मींस डिलीवर करने से पहले। द आउटपुट ऑफ दिस फेज इज एन इम्प्लीमेंटेड एंड टेस्टेड कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। तो इस फेज का आउटपुट क्या है कि हमने डिजाइन को इम्प्लीमेंट करा और उसकी जो मॉड्यूल्स की कलेक्शन है उनको सबको टेस्ट करा। सो मॉड्यूल टेस्टिंग इज द मेन क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी दैट इज कैरिड आउट इन दिस फेज। तो मॉड्यूल टेस्टिंग क्या है, मेन क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी है जो कैरी आउट हो रही है इस फेज के अंदर। Other such activities may include to check for a disciplined programming style as well as checking of software qualities, ठीक है। तो मीन्स वही मॉड्यूल्स की अलग अलग से टेस्टिंग होती है इस फेज में और प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। तो इस फेज का यही मतलब था। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है गाइस, एक बार रीड करो, ऑल द मॉड्यूल्स आर पुट टुगेदर। हर एक मॉड्यूल जिनकी हमने अलग अलग टेस्टिंग करी है उनको इकट्ठा रख दिया जाता है,
तो हर एक मॉड्यूल को मीन्स जिनकी हमने अलग अलग टेस्टिंग करी है उनको पुट टुगेदर इकट्ठा रख दिया जाता है इस फेज में, और फिर टेस्ट किया जाता है होल सिस्टम को, ठीक है। जो मॉड्यूल को इकट्ठा रखने के बाद हमारा होल सिस्टम प्रिपेयर होता है, उनको उस पूरे सिस्टम को टेस्ट किया जाता है। हियर दैट सिस्टम इज टेस्टेड अगेंस्ट द सिस्टम रिक्वायरमेंट टू सी इट ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर मेट, ताकि हम देख सके कि जो सी रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए थी वो मीट कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, इंटीग्रेशन इज नॉर्मली कैरिड आउट ओवर ए नंबर ऑफ स्टेप्स। ड्यूरिंग ईच इंटीग्रेशन स्टेप द पार्शियली इंटीग्रेटेड सिस्टम इज टेस्टेड। तो इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे किसका, मॉड्यूल्स का, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कैरिड आउट होती है और हर एक इंटीग्रेशन स्टेप में जो पार्शियली इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, ठीक है, एक के बाद एक मॉड्यूल ऐड कर दिया ना तो उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है, बारी बारी से। और एंड a set of previously planned module are added to it, ठीक है। मींस पहले मॉड्यूल्स को टेस्ट किया जाता है और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है, यही कह रहा है। फाइनली व्हेन ऑल द मॉड्यूल्स हैव बीन सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड एंड टेस्टेड, फाइनली जब हम हर एक मॉड्यूल्स को सक्सेसफुली इकट्ठा कर लेते हैं और टेस्ट कर लेते हैं तो सिस्टम की टेस्टिंग होती है इस फेज में लास्ट में, ठीक है। और जो आउटपुट होता है क्या होता है, क्या निकल के आता है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है कि वो हम यूजर को डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा लास्ट फेज है, आई थिंक ये हाँ लास्ट है, डिलीवरी एंड मेंटेनेंस। डिलीवरी मीन्स यूजर को डिलीवर कर दिया और फिर उसके बाद जो हमने अपडेशन करनी है, जो मेंटेनेंस करनी है टाइम टू टाइम, ठीक है, यूजर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो हम करते रहते हैं। वंस द सिस्टम पासेस ऑल द टेस्ट इट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर। जब सिस्टम सारे टेस्ट, सारी डिबगिंग, सारे एरर्स करेक्ट हो चुके होते हैं तो उसको कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाता है। दिस फेज इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग कंप्यूटर कंपैटिबल फाइल्स, ट्रेनिंग द ऑपरेटिंग स्टाफ, मींस ऑपरेटिंग स्टाफ जो है उसको ट्रेन किया जाता है कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, ठीक है। हार्डवेयर उसके लिए जो चाहिए वो इंस्टॉल कर दिया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बिफोर द सिस्टम इज अप एंड रनिंग, तो ठीक है, तो ये सब किया जाता है इस फेज के अंदर। और फिर लास्ट में क्या आता है, मेंटेनेंस फेज आता है। मेंटेनेंस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड आफ्टर द सिस्टम डिलीवर टू द कस्टमर, ठीक है। ये कब परफॉर्म होती है, जब सिस्टम डिलीवर कर दिया जाता है कस्टमर को, उसके बाद हम मेंटेनेंस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। बेसिकली मेंटेनेंस कंसिस्ट ऑफ करेक्टिंग एनी रिमेनिंग एरर्स, ठीक है, जो एरर बच जाते हैं, जिसमें अपडेशन बच जाती है तो वही हमारी मेंटेनेंस कराती है, जो एरर्स बाद में ऑफर्स होते हैं डिलीवर करने के बाद। क्योंकि एक्चुअली तो जब पता चलता है ना, जब यूजर उसको यूज करने लग जाता है तो उसको कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली एरर्स तो हमें जब पता चलते हैं, तो जो भी बच जाते हैं एरर, अगर उसको कोई आ रहा है तो यूजर, जरूरी नहीं है कि आएंगे एरर्स, बट अगर आई तो उसको रिमेनिंग एरर्स को यहाँ पे करेक्ट किया जाता है, ठीक है। फाइनल एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट होता है इसमें। इंस्टॉलेशन रिपोर्ट होती है कि कैसे इंस्टॉल करना है उस सॉफ्टवेयर को। रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड एंड करेक्शन में जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रही है उस पर रिपोर्ट, और जो सी करेक्शन हमने करी है वो रिपोर्ट होती है, ठीक है, मेंटेनेंस में। फिर आता है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है वाटरफॉल मॉडल की। ये एक लीनियर मॉडल है, ठीक है, सिंपल वन है, बिल्कुल सिंपल मॉडल है, इतना मतलब जैसे स्पाइरल मॉडल में होता है वैसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, वो स्पाइरली चलता है। बट ये क्या है, लीनियर है तो सिंपल है, ठीक है। इजी टू एक्सप्लेन टू द यूजर, यूजर को एक्सप्लेन करना इजी है। स्टेजेस एंड एक्टिविटीज आर वेल डिफाइंड, ठीक है, जो एक्टिविटी और स्टेज है इसकी वेल डिफाइंड है। वाइडली यूज्ड, मोस्टली यूज्ड होता है ये वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। वेरिफिकेशन हो रही है इसकी हर एक स्टेज पे, मॉड्यूल टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है, तो ये सब इसमें वेरिफिकेशन हो रही है हर एक स्टेज पे, तो एरर्स को हम जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसकी ये क्या है, एडवांटेज है। फिर आती है हमारे पास डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल। तो डिसएडवांटेज क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन ऑल द रिक्वायरमेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। ये क्या रिक्वायरमेंट्स का जो फीस है इसमें सबसे फर्स्ट ही आ जाता है, तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट होता है कि हम सारी रिक्वायरमेंट्स को पहले ही फेज में बता दें, ठीक है। कुछ ऐसा होता है कि कुछ हमें बाद में रिमाइंड होता है, ठीक है, तो उस केस में ये थोड़ा सा रिस्की है, ओके। तो ये डिसएडवांटेज थी। और सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, डिसअलाउ चेंजेस, ठीक है। चेंजेस इज अलाउ मीन्स हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते,
जो इसकी साइकिल है वो बहुत ज्यादा लंबी है, ठीक है। यूजर फीडबैक अलाउ होता है इसमें। और फिफ्थ क्या है, वी कैन नॉट गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन वाइल SDLC परफॉर्म्स, ठीक है। जब हम इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जब हम इसके स्टेप्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकते। तो ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि हमारे से कुछ एरर हो गया है तो हम इसमें बैकवर्ड में नहीं जा सकते। इफ देयर इज एनी मिस्टेक और एरर इन एनी फेज देन वी कैन नॉट मेक गुड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अगर हम इसको एरर या फिर कुछ रह गया है तो हम अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये सब इसकी डिसएडवांटेज है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने करना है स्पाइरल मॉडल। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर दी चैनल को, वीडियो को लाइक कर दी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर कुछ डाउट या कंफ्यूजन रह गई है तो ask me in the comment section. I will explain you. And if you want any other video or on any other topic, or if you want MCQs or any other language or interview questions on any language, or want to learn any language with me, then ask me in the comment section. I will provide you. Thank you all guys. Please subscribe the channel, like the video and share it with your friends. Thank you all.